दोस्तों, विश्व इतिहास की इस कड़ी में हम वाणिज्यवाद को देख रहे थे और उसके बारे में बताया गया था कि यह यूरोपीय राष्ट्रों में 16वीं शताब्दी के मध्य जो विस्तारवादी नीति को अपनाया गया था उसको ही वाणिज्यवाद की संज्ञा दी गई थी। और इसमें हमने बताया था कि व्यापार एवं उद्योग को नियमित और निर्देशित करके व्यापार अधिशेष के रूप में जो बहुमूल्य धातुएं एकत्रित होती थी, जिससे राज्य को की समृद्धि बढ़ सके। और इस प्रकार एक आधुनिक समुद्र पारी व्यापार का इतिहास वाणिज्यवाद से ही शुरू होता है। और इतिहास में एक उपनिवेशीकरण की शुरुआत भी कहीं न कहीं हम इसी वाणिज्यवादी से मान सकते हैं। यहां हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रेरक तत्वों के बारे में, और उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार पुनर्जागरणकालीन व्यक्तिवादी भावनाओं एवं चेतनाओं ने भौतिकवाद और चुनौतीवाद आदि जैसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया, और इससे साहसिक समुद्री यात्राएं तथा नए नए भूखंडों की खोज भी प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो हुए थे, उन्होंने पूंजीवादी वाणिज्यवादी भावनाओं को प्रोत्साहित किया था, जिससे व्यापारिक गतिविधियों के विकास की मार्ग प्रशस्त हो सके। तो यही था आज का सिद्धांत वाणिज्यवाद के और हमारा प्रेरक तत्व, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि जो धातुवाद शब्द यूज होता है इस वाणिज्यवाद में, वो वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। और इसमें यही बताया गया है कि किसी भी देश को शक्तिशाली बनने के लिए अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करना है और उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। वाणिज्यवादी एक विद्वान हुआ था विलियम पैटी। वो ऐसा मानते हैं कि सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि जो बहुमूल्य धातुएं हैं, उनको संचय करके उनमें वृद्धि करना ही व्यापार वाणिज्य का अंतिम उद्देश्य होता है, क्योंकि ये वस्तुएं न तो नाशवान होती है और इनको हर समय और हर स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, वे सदैव संपत्ति होते हैं। और इसी प्रकार की भावना महत्वपूर्ण थी कि धन से युद्ध जीता जा सकता है, क्योंकि उससे राज्य अस्त्र शस्त्र सैनिक तथा जलपोत आदि सभी कुछ खरीद सकता है। अतः हर देश को इन धातुओं का अधिक संचय करना चाहिए। धातुवाद के बाद दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि अनुकूल भुगतान संतुलन भी वाणिज्यवाद का एक आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। पहला बताया था धातुवाद, यानी कि अधिक सोना प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। दूसरा हम बता रहे हैं अनुकूल भुगतान संतुलन। इससे राज्यों ने अपने देश की व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों को नियमित तथा निर्देशित किया है, निर्यात को प्रोत्साहित किया है, आयात शुल्कों में बढ़ोतरी की है, उद्योग को प्रोत्साहन किया है, कृषि एवं वाणिज्य तथा खनिज उत्पादन में वृद्धि की है, और उपनिवेशीकरण पर वाणिज्यवादियों ने इस सिद्धांत के अंतर्गत काफी बल दिया है। वाणिज्यवाद की एक अन्य प्रवृत्ति यह भी रही है कि प्रत्येक देश को उपभोक्ता वस्तुओं में आत्मनिर्भर होना चाहिए, और संभव हो तो इसका अधिक उत्पादन करके निर्यात भी करना चाहिए, तथा विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयात पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए ताकि देश का धन बाहर नहीं जा सके। इसके लिए कुछ विचारकों ने जीवन शैली को विलासिता युक्त रखने का आग्रह भी किया है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उद्योगों को समुचित सुविधा प्रदान करके प्रोत्साहन दिया गया है। कृषि उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया है, जिसमें नवीन कृषि तकनीक तथा सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराकर, जिससे कि देश को खाद्यान्नों और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ व्यापार वाणिज्य पर जोर दिया गया ताकि अतिरिक्त उत्पादन को विदेशों में निर्यात किया जा सके। यानी कि यहाँ जो अधिशेष था उत्पादन का, उस पर जोर दिया गया है और उसको बाहर के देशों में निर्यात कर सके, और उसके बदले में उसके मूल्य के रूप में क्या ले रहे हैं वो? सोना और चांदी। व्यापार के विकासोन्नति के लिए राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक समर्थन प्रदान किया गया है। यहाँ पे विदेशों में व्यापारियों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। विदेशी व्यापार चूंकि समुद्री यातायात पर ही अधिक निर्भर था, इसलिए विशालकाय मालवाहक जलयानों की समुचित व्यवस्था समुद्रों में की गई है और इसके लिए नौसैनिक श्रेष्ठता पर काफी हद तक ध्यान दिया गया है। इसकी अगली कड़ी में देखेंगे उपनिवेशीकरण, जो वाणिज्यवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे राष्ट्र के निर्यातकों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होते हैं तथा उत्पादकों को अपने उद्योगों के लिए कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता है। और उपनिवेशों की स्थापना ने राष्ट्र को गौरव तथा प्रतिष्ठा दिलाई तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश का काफी महत्व भी बढ़ जाता था। तो उपनिवेशीकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान वाणिज्यवाद में रखता है। इसके बाद देखते हैं कि वाणिज्यवाद की ये मान्यता भी रही है कि इन गतिविधियों के प्रसार से देश के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे और देश आर्थिक इकाई के रूप में सशक्त भी होगा। देश के भीतर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। इससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती गई और वाणिज्यवादियों का यह विश्वास था कि राष्ट्रवादी राज्य को भारी सुरक्षा के अतिरिक्त ये आश्वासन भी मिलता रहे और इसके फलस्वरूप राष्ट्र अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो सकता है। इस समय व्यापार अधिकांशतः यद्यपि निजी क्षेत्र में था, किंतु राज्य हित में वाणिज्यवादियों की क्रियाओं का नियमन व निर्देशन राज्य अवश्य करता था। यह भी मान्यता थी कि राज्य प्रशासन को निजी उत्पादकों को उत्पादन वृद्धि हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करके प्रोत्साहन भी करना चाहिए था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का निर्धारण इस तरह से किया जाना चाहिए कि विश्व व्यापार में देश का अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त हो सके और जो व्यापार संतुलन है वो अपने देश के पक्ष में ही हो सके। तो ये सब चीजें थी वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें हमने धातुवाद के बारे में बताया, अधिकाधिक सोना प्राप्त करो, शक्तिशाली बनो, अनुकूल भुगतान संतुलन अपने देश के पक्ष में होना चाहिए, उपभोक्ता वस्तु में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी बताया गया है। अतिरिक्त उत्पादन का विदेशों में निर्यात एक अधिशेष के रूप में जो मिलता था उसको किया जाए। उपनिवेशीकरण के बारे में बताया गया है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है वाणिज्यवाद की, और इसमें यह बताया गया है कि इससे सभी वर्ग जो है लाभान्वित होते हैं और एक देश आर्थिक इकाई के रूप में काफी समृद्ध भी इससे हो सकता है। वाणिज्यवाद के प्रेरक तत्व में हम देखें कि पुनर्जागरणकालीन व्यक्तिवादी भावनाओं एवं चेतना ने भौतिकवाद तथा चुनौतीवादी प्रवृत्ति का विकास किया था, क्योंकि इससे साहसिक सामुद्रिक यात्राएं तथा नए भूभागों की खोज संभव हो सकी थी पुनर्जागरण के कारण। और इसी प्रकार धर्म सुधार आंदोलनों ने पूंजीवादी वाणिज्यवादी भावनाओं को भी प्रोत्साहित किया था और इन सब ने ही मिलकर व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। 15वीं शताब्दी में वस्तुओं के नगद आदान प्रदान ने बैंकिंग प्रणाली का विकास किया। तो बैंकिंग प्रणाली का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी इस समय शुरू होती है और इन बैंकिंग संस्थाओं ने विदेशी व्यापार क्रियाओं में निवेश कर वाणिज्यवाद के विकास को गति प्रदान की थी। इसी अवधि में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों ने व्यक्तियों को समुद्र पारी व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि गैलीलियो की दूरबीन प्रारंभ में बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को देखने के लिए काम आती थी। इसी प्रकार विश्व मानचित्र की उपलब्धता तथा कुतुबनुमा के ज्ञान से सामुद्रिक यात्राओं को आसान बना दिया था। ये सारी खोजें पुनर्जागरणकालीन दौरान हम देख चुके हैं। गैलीलियो की दूरबीन का आविष्कार हो, कुतुबनुमा का जो ज्ञान था उसको भी हम देख चुके हैं। उस समय शासकों ने भी सामुद्रिक यात्राओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया था और वे मध्यम वर्ग के सहयोग से सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन भी कहीं न कहीं करना चाहते थे। इसके अलावा व्यापारी राजतंत्रों के लिए धन संपत्ति प्राप्त करके सर्वप्रमुख स्रोत थे और बहुमूल्य धातु के रूप में जो संपत्ति थी वो राज्य की एक शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। ये शासकों के स्थायित्व, वैभव और उनके गौरव का प्रतीक थी। इसलिए राजाओं ने वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा जन समुदाय का दृष्टिकोण भी राष्ट्रवादी होता गया। उपनिवेशों की स्थापना तथा व्यापार वाणिज्य को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा।
तो इससे कई बार आक्रामकता, कुछ देशों में अति राष्ट्रवादिता भावनाएं विकसित होती है, और वही भावना युद्ध और तनाव का कारण भी आगे बनती है। तो ये कुछ वाणिज्यवादी प्रेरक तत्व, जिसमें हम एक शॉर्ट में अगर कहें, सामुद्रिक यात्राएं, नए भूभाग की खोज करना, बैंकिंग संस्थाओं का की स्थापना होना, वैज्ञानिक आविष्कार की शुरुआत होना, शासकों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना, तो ये सब चीजें हम वाणिज्यवाद के इन प्रेरक तत्वों के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा जन समुदाय का दृष्टिकोण भी उस समय राष्ट्रवादी हो गया था, और बढ़ता हुआ व्यापार, अधिशेष और उपनिवेशों की स्थापना को राष्ट्रीय गौरव के रूप में भी देखा जाने लगा था, और इससे भी व्यापार के विकास में अत्यधिक सहयोग मिला था। तो इन उपयुक्त प्रेरक तत्वों ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया और उसे विकसित भी किया, और इसका परिणाम ये निकला कि 2.5 शताब्दी तक ये यूरोप की अत्यंत लोकप्रिय विचारधारा बन जाती है। ये था वाणिज्यवाद के कुछ सहायक तत्व थे जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। थैंक यू।